उन्हें कैसे बांटा जाता है, मतलब उनका वर्गीकरण? एनसीईआरटी का ये वर्गीकरण समझना प्रीलिम्स के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। एनसीईआरटी संसाधनों को 4 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत करता है। जी बताइए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन। इसमें 2 तरह के हैं। जैव, बायोटिक, जो हमें जीव मंडल से मिलते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, मछलियाँ। अजैव, एबायोटिक, जो निर्जीव चीजों से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, हवा, पानी। ठीक है, जैव और अजैव। दूसरा आधार? दूसरा है समाप्यता के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें भी 2 हैं। नवीकरण योग्य, रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं या वो प्राकृतिक रूप से फिर से बन जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, जंगल। इन्हें भी आगे सतत या प्रवाह, जैसे हवा, पानी, और जैव, जैसे जंगल, वन्य जीवन में बांट सकते हैं। अनवीकरण योग्य, नॉन रिन्यूएबल, ये बनने में लाखों साल लेते हैं और इनके भंडार सीमित हैं। एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, जैसे खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल इसी में आएंगे? जी, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे धातुएं, लोहा, तांबा, वो हुए पुनर्चक्रीय, रिसाइक्लेबल। और कुछ को नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, वो हुए अचक्रीय, नॉन रिसाइक्लेबल। ये अंतर समझना जरूरी है। तीसरा आधार क्या है? तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप, मतलब उनका मालिक कौन है। इसमें 4 तरह के हैं। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं, जैसे किसी का अपना घर, खेत, बाग, कुआं। सामुदायिक, कम्युनिटी, जिन पर पूरे समुदाय का हक होता है, जैसे गांव की चारागाह भूमि, तालाब, शमशान घाट, पार्क। राष्ट्रीय, नेशनल, तकनीकी तौर पर देश की सीमा के अंदर मौजूद सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। इसमें सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज, जल संसाधन, जंगल, वन्य जीवन और यहाँ तक कि समुद्री सीमा भी शामिल है। समुद्री सीमा मतलब कितनी दूर तक? तट रेखा से 12 समुद्री मील, यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र है, जिसे प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, वो और उसके संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं और सरकार जनहित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिग्रहित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। वो कौन से? तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद, मतलब जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके परे जो खुला महासागर है, वहां के संसाधन, इनके इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, EEZ के बाहर वाले। हाँ। ठीक है। और चौथा आधार? चौथा और आखिरी है विकास के स्तर के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमने उन्हें कितना विकसित किया है या कर सकते हैं। इसमें भी 4 हैं। संभावी, पोटेंशियल, वो संसाधन जो किसी इलाके में मौजूद तो है पर अभी उनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है, जैसे एनसीईआरटी उदाहरण देता है, गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है पर अभी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो रहा है। विकसित, डेवलप्ड, वो संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, उनकी गुणवत्ता, मात्रा सब पता है और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। भंडार, स्टॉक, ये पर्यावरण में मौजूद है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का बड़ा स्रोत हो सकता है पर हमारे पास उसे आसानी से इस्तेमाल करने की तकनीक अभी नहीं है। तो ये भंडार है। संचित कोष, रिजर्व्स, ये भंडार का ही हिस्सा है। हमें पता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी भी है, पर अभी हमने इनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। इन्हें भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचा कर रखा गया है, जैसे बांधों में जमा पानी, जंगल वगैरह। वाह, ये वर्गीकरण तो काफी विस्तृत है और हर पहलू को समझने में मदद करता है कि संसाधन क्या हैं और कैसे हमें उन्हें देखना चाहिए।